नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है 9 बज चुके हैं और 9 बजे आपका सेशन स्टार्ट होता है किसका? साइंस की क्लासेस का, जिसमें मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और फिजिक्स भी कैसे चैप्टर वाइज, जिसमें मैं आपको फिजिक्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चन सीरीज लेके आया हूं जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर आधारित है, यानी जो आपके पहले के पेपर में आ चुकी है। रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें किसी ना किसी एग्जाम्स में वो क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, तो हम उन्हीं की तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि आपका साइंस का जो पोर्शन है वो अच्छे से हो जाए। और अच्छे से होने का मतलब है कि उसमें आपका नंबर कंफर्म अच्छा ही जाए। तो जितने भी साथी मेरे साथ में जुड़े हैं, और मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप एक बार बस सेशन को शेयर कर दीजिए। कुछ दिनों से वैसे ही आपकी क्लासेस नहीं हो पाई हैं, तो आपने भी देखा होगा क्लासेस नहीं हो पाने की वजह मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही थी। आपको पता, शायद बता दिया होगा सर ने। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि मैं वापस आया हूँ, तो उसका मतलब है कि थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर क्लास कहीं रुकती है, रुकने के अलावा मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम आती है, तो थोड़ा सा आप उस पर सपोर्ट करना, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत डाउन है, तो जिस वजह से मैं कोशिश करूंगा कि हाँ क्लास में ऐसा कुछ ना हो। फिर भी ठीक है। तो जितने साथी हैं, गौरी है, आदित्य चौधरी हैं, मासूम, शिखा कुमारी, सभी से कहना चाहूँगा कि भाई गुड इवनिंग। इसके अलावा सेशन को, अपने सेशन को शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि आपके जो साथी हैं उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है जी। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। बिल्कुल मासूम, अगर आपने कुछ ठान लिया है तो उसको करने के लिए सबसे पहले आपको करनी पड़ेगी मेहनत। यानी आपको सबसे पहले यही करना होगा कि जो चीज़ें मैं अपना करता था उन चीज़ों को छोड़कर केवल मेहनत पे ध्यान दूँ, और मुझे वही इसको ठानना है, मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है। अगर मन में ठान लिया तो एग्ज़ाम क्लियर होगा, नहीं ठाना तो एग्ज़ाम में कहते ना कि ये भी गलत हो गया, वो भी गलत हो गया, लास्ट में यही निकल के आता है। ठीक नहीं है, हाँ थोड़ी सी ड्रिप वगैरह लगी थी, और अब ठीक है। चलिए उस चीज़ को छोड़ो, अभी इस पे आते हैं कि आपकी क्लास जो है क्लास नंबर 12 है। 12 नंबर से पहले आपकी 11 क्लासेस हो चुकी हैं। 11 क्लास के लिए आपकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उनको देख लें। यहाँ पर मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन सीरीज है, तो आपके जितने भी चैप्टर हैं हर चैप्टर से आपकी क्वेश्चन सीरीज चल रही है। जैसे कि आज की अगर मैं बात करूँ, क्लास नंबर 12, जिसमें मैं आपको हीट एंड टेम्परेचर के बारे में बताने वाला हूँ कि हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, मैं उन क्वेश्चन को यहाँ पे लेके आया हूँ। हो सकता है कि ये क्लास आज ना हो पाए। आज का मतलब है कि आपके कुछ क्वेश्चंस आज हों, सेकंड पार्ट यानी सेकंड जो आपका कुछ क्वेश्चंस और रह जाएंगे वो मैं आपको कल करा दूंगा। ठीक है जी। चलिए, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो क्या है, आपका फिजिक्स में आया हुआ क्वेश्चन है, सामने आपके सामने दिखा होगा कि घन वस्तु में उष्ण चालन की दर निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करती। उष्ण चालन का मतलब है ऊष्मा का चालन, जिसे हम कहते हैं हीट का कंडक्शन। ठीक है, हीट का एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना, उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये किस पर निर्भर नहीं करता, ये किस पर डिपेंड नहीं करता है, ये पूछा है। ए है आपका सामग्री की घनता के आधार पर, बी है सामग्री के आयाम पर, सी कहता है घर्षण पर, और डी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। तो ऊष्मा चालन, हीट का कंडक्शन किस पर निर्भर नहीं करता है, ये क्या होगा आंसर? अच्छा गौरव, ठीक है। ऑप्शन आ चुका है, पहले का डी बताया है एएसपी ने, और गौरी ने, दोनों ने ही डी बताया है, और डी है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो मैं बता दूं, जैसे आपकी कोई वस्तु है, मैंने बोला चम्मच, आप चम्मच से तो खाते ही होंगे कुछ ना कुछ, तो चम्मच है। अगर आप सब्जी बनाते हो या कुछ भी करते हो, तो चम्मच को जैसे ही आप कहाँ डालते हो या आग के पास में लेके जाते हो, तो हीट का जो कंडक्शन होता है, आप देखते होगे चम्मच धीरे 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 करके किनारे तक गर्म हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, एक जगह हमने हीट दी लेकिन वो किनारे तक वो हीट पहुंच गई, इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हीट का कंडक्शन कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित होता है, क्योंकि हर परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके अणु होते हैं। तो अणुओं के द्वारा, अणुओं के टकराने से जो यहां पर हीट पैदा होती है, अणुओं के टकराने से क्या होगा, आगे हीट बढ़ेगी, तो यहां पे हीट कंडक्ट भी होगी और हीट एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचेगी। तो आप जो बता रहे थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, भाई ये तो गलत हो गया, ये तो इस पर निर्भर करता है, ये तो डिपेंड करता है। तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, हीट को ले जाना ही क्या कहलाता है, चालन कहलाता है, ऊष्मा का चालन कहलाता है। इसकी जो दिशा होती है, याद रखना, हीट का जो कंडक्शन होता है
है, इसकी जो दिशा होगी तो दिशा हमेशा कहां से चलेगी भाई, जहां से मैं गर्म करूंगा, तो गर्म अगर करूंगा तो ये कहां से चलेगा, गर्म से ठंडे की ओर चलेगी। अगर गर्म से ठंडे की ओर चलेगी तभी तो वो ठंडे को गर्म करेगी भाई। चम्मच को अगर मैंने एक तरफ से गर्म किया तो वो यहां पे गर्म होने का रीजन क्या है, तो पहले उसे गर्मी दी, टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने से धीरे 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 उसके इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे, अणु जो होंगे वो आपस में टकराएंगे, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल के टकराने से आगे हीट जो है कंडक्ट होती चली जाती है, तो उसका किनारा भी गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो दिशा होगी गर्म से ठंडे की ओर होगी। प्लेटलेस मादा ब्लॉक, चले छोड़ो। ऊष्मा चालन जो है अब समझ में आ गया, ऊष्मा चालन जो है वो गर्म से ठंडे की ओर चलता है। अब निर्भर किस पर करेगा, अब ये निर्भर करेगा किस पर, ये करेगा आपका जो बर्तन है उसकी प्रकृति पर। ये मान लो बर्तन है, जैसे मैंने चम्मच बोला या कोई भी बर्तन है, उसकी प्रकृति पर, उसका जो नेचर है वो कैसा है वो उस पर डिपेंड करेगा। ये तो मुझे चला समझ में आ गया। प्रकृति के अलावा ये उसकी घनता पर, घनता का मतलब उसके घनत्व पर, उसकी डेंसिटी पर निर्भर करेगा। डेंसिटी के अलावा जो मैंने बता दिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करेगा। ये भी बात सही है। आगे आगे क्या होगा, उसका जो मटेरियल होगा, यानी जो मैंने यहां पे मटेरियल यूज किया है, जो सामग्री का यूज किया है, उस मटेरियल पर भी निर्भर करेगा। तो मटेरियल हो गया। मटेरियल के अलावा मैं अगर यहां पे बोलूं कि उसका आयाम जो होगा, आयाम के अलावा टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। इन सब पर वो डिपेंड करेगा। अब मैंने किसका नाम नहीं लिया, घर्षण का नाम लिया, फ्रिक्शन का नाम नहीं लिया। तो इसका मतलब क्या है, ये किस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये फ्रिक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही होगा। ठीक है जी। गुड इवनिंग ऋतु कुमारी, शिखा कुमारी और ऋतु कुमारी का दोनों का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ये किस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये बर्तन की प्रकृति पर, उसके नेचर पर, उसके घनत्व पर, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, इलेक्ट्रॉन पर, अणु पर, परमाणु पर, इसके अलावा टेम्परेचर पर और मटेरियल पर, जिस मटेरियल का यूज किया उसके आयाम पर, इन सब पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड नहीं करता, तो फ्रिक्शन पर डिपेंड नहीं करता, घर्षण पर डिपेंड नहीं करता है। गलत हो गया भाई, गलत हो गया। गलत पर गलती तो नहीं करना है, सही करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कहता है, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा पैमाना है इनमें से, तो वो उनमें ऋणात्मक मान नहीं होता, यानी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है। ऑप्शन आपके सामने है, सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, केल्विन पैमाना और र्यूमर पैमाना। और ये चारों ही पैमाने उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिकों के नाम पर ही आधारित हैं। तो सेल्सियस ने सेल्सियस पैमाने की खोज की, फ़ारेनहाइट ने फ़ारेनहाइट की खोज की, केल्विन ने केल्विन की और र्यूमर ने र्यूमर की। अब यहाँ पे पूछा गया है कि इन्होंने इनमें से किसने नेगेटिव वैल्यू पर, यानी अपने पैमाने में नेगेटिव वैल्यू को नहीं रखा है। आंसर क्या हो जाएगा, हम मरे तो मरे, साथ आप भी मरे भाई, मैं तो ना मरने वाला भाई। सेकंड का डी है तुक्का, डी है र्यूमर पैमाना। तो भाई यहां पे एक बात याद रखना कि ये सारी जो हैं, चल किसी और का भी आंसर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है। तो मैं सेल्सियस पैमाने में, आपने देखा होगा हम कहते हैं ना भाई टेम्परेचर माइनस में पहुंच गया है, तो टेम्परेचर माइनस में पहुंचा है तो इसका मतलब कहते हैं -1 डिग्री है, -2 डिग्री है, तो इसका मतलब ये तो नेगेटिव वैल्यू होती है। इसी तरीके से फ़ारेनहाइट भी आपका नेगेटिव में होता है। अब आपका बचता है र्यूमर, र्यूमर भी आपका नेगेटिव वैल्यू होती है, र्यूमर भी -40 डिग्री र्यूमर। लेकिन एक जो है इसमें केल्विन, इसका जो नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है। इसके पास में हाँ ये जरूर कहूंगा कि उसकी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में अदर पैमाने के अकॉर्डिंग होगी। जैसे आपने बोला 0 केल्विन, तो जो आपका 0 केल्विन जो है, ये 0 केल्विन यहां पे इससे नीचे केल्विन की वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि यही आपका क्या है, 0 केल्विन ही क्या है, परम शून्य ताप, जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है कि इससे नीचे आपका पैमाना नहीं जाएगा। तो केल्विन पैमाना जो होता है वो केल्विन पैमाना किस पर डिपेंड है, यानी कि केल्विन पैमाना का जो मान होता है वो आपका कहां तक रहता है, 0 केल्विन तक रहता है, और 0 केल्विन से नीचे ये नहीं जाता है। इसका मतलब है इसमें मान जो होंगे वो ऋणात्मक नहीं होंगे। हाँ, लेकिन इसकी वैल्यू अदर पैमाने में ऋणात्मक होगी। क्यों, क्योंकि 0 केल्विन होता क्या है, अगर मैं इसको सेल्सियस में लिखूं तो कितना होता है, ये होता है आपका -273 डिग्री सेल्सियस। तो है तो माइनस में, लेकिन माइनस में किसकी है, ये बता रहा है सेल्सियस पैमाने की। लेकिन 0 केल्विन से नीचे आपका माइनस में नहीं होता है, ये बात याद रखना।
क्लास लाइक कर दो, बिल्कुल क्लास को लाइक करना है। गौरी की बातों को सुनो, अगर आप उनसे बात कर रहे हो तो उनकी की बातों को ध्यान दो। दो गलत हो गए, देख लो। रूही नमस्ते, आज का दिन बहुत अच्छा है, मेरे दो गलत हो गए। अच्छा, मतलब अगर सारे गलत हो गए तो वो और ही ज्यादा अच्छा होगा फिर तो। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि ठोसों का ताप बढ़ाने पर, ठोस है कोई कोई चीज ठोस है, तो ठोस का मतलब सॉलिड है, तो सॉलिड का ताप बढ़ाने पर जो कण है उनकी जो गतिज ऊर्जा होगी यानी काइनेटिक एनर्जी होगी वो स्थिर रहती है। अगर मैंने ठोस का, किसी सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वहां पे बोला गया है जो उसके मॉलिक्यूल होते हैं, उसके जो कण होते हैं, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो तो स्थिर रहेगी। बी कहता है भाई पहले तो बढ़ेगी लेकिन बाद में वो घट जाएगी। सी कह रहा है बढ़ जाएगी, और डी कहता है घट जाती है। तो चारों में हमें बताना है कि अगर किसी ठोस को टेम्परेचर दिया जाए, किसी ठोस को टेम्परेचर देने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा कैसी होगी। मेरे यहां पर लाइट नहीं आ रही है। आंसर आ चुका है एएसपी का 3 का बी आंसर। पहले तो बढ़ती है लेकिन फिर बाद में घट जाती है। तो अणुओं की गतिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं। अरे भाई सीधी बात है कि आप यहां पे अगर दैनिक जीवन की बात करूं तो जैसे मैं करूं, गौरी है, ऋतु कुमारी है, रूही है और या शिखा कुमारी हैं, ये लोग जैसे मान लीजिए इन्होंने बर्तन गर्म किया, कुछ बनाते होंगे, तो बनाने के लिए इन्होंने कढ़ाई रखी या कुछ भी गर्म किया, तो गर्म करने पर वहां पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगी यानी कणों की गतिज ऊर्जा जो होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ ही रही होगी ना, तभी तो वो एक जगह से दूसरी जगह तक फैलेगी। भाई हीट कैसे होगी, हीट कंडक्ट कैसे होगी, तो जब कणों में गतिज ऊर्जा होगी, तो कणों में गतिज ऊर्जा होगी तभी तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर हीट पहुंचेगी। अगर नहीं होता तो वो केवल उसी जगह पर जहां पे गैस जला लो उसी जगह पर गर्म हो जाता। उसकी कढ़ाई पूरी गर्म कैसे हो जाती है, ट्रांसफार्मर फूक गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कढ़ाई अगर गर्म हो रही है तो इसका मतलब क्या है, उसमें हीट कंडक्ट हो रही है। अगर हीट कंडक्ट हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि हीट कंडक्ट होने का मतलब है कि उनके आस जो मॉलिक्यूल होंगे उनके मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी होने का मतलब है तभी तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे टकराएंगे। तो ये जो आपके जो अणु हैं वो आपस में, कहते हैं ना ठोसों में अणु बहुत तेजी से वाइब्रेट करते हैं, तो वो वाइब्रेशन होगा, तो वाइब्रेशन एक कण दूसरे कण से टकराएगा, दूसरा कण तीसरे कण से टकराएगा। तो इसी तरीके से चालन जो होता है वो चलता रहता है, कंडक्शन होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ठोसों का ताप बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा जो होगी वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, टेम्परेचर को बढ़ाया है। और याद रखना कि अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी मैं बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो 3/2 के इनटू टेम्परेचर होती है। ये भी याद रखना अगर आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करें, ठीक है। फॉर्मूला मैंने बता दिया कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जो होता है 3/2 के इंटू टी होता है। तो अणुओं की जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होगा, जैसे जो आपके अणु हैं, कण हैं, अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होगी उनका फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या होता है, वो होता है 3/2 के टी, जहां पर के क्या है, के आपका कांस्टेंट है और टी क्या है, यहाँ पे टी आपका टेम्परेचर है, टी यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर। और अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट को हटा लूं या फिर ये कहूं कि ठीक है मैं इनके दोनों के बीच में संबंध की बात करूं, तो काइनेटिक एनर्जी जो समानुपाती या प्रोपोर्शनल टू होगी टी के। यानी अब आप बता दो, अगर ये प्रोपोर्शनल है तो आप बता दो ना कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर डाउन होगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। इसके अकॉर्डिंग भी आंसर आपका आ गया, ठीक है। शिखा कुमारी, ऋतु कुमारी दोनों का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी, अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होगी वो प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, टेम्परेचर के। और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर घटा दोगे तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। बर्तन में टेम्परेचर दोगे तो आपका बर्तन जो है वो गर्म हो जाएगा, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर घटा दिया या गैस बंद कर दी तो धीरे 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 करके आपका जो बर्तन है वो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आए समझ, अब ये तो बता दो समझ आ गया कि नहीं आ गया। तीनों भाई गलत हो गए, फिर तो बहुत अच्छा दिन गया होगा एएसपी, बहुत अच्छा दिन जा रहा होगा फिर तो, तुम्हारे गलत होने पे सही अच्छा दिन जा रहा ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 4 कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को
एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी हम किस में परिवर्तन करें कि कोई भी पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाए। तो ए कहता भाई हम वॉल्यूम में परिवर्तन कर दें, तो अब जो पदार्थ है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। बी कहता है घनत्व को बढ़ा दो, सी कहता है आकार में चेंज कर दो, और डी कह रहा है यहां पे कि टेम्परेचर में चेंज कर दो। तो इनमें से मैं क्या चेंज करूं, तब जाके वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होगा। अब एक अवस्था का मतलब और दूसरी अवस्था का मतलब, तो एक अवस्था मतलब सॉलिड, दूसरी अवस्था मतलब लिक्विड, तीसरी अवस्था मतलब गैस। तो सॉलिड लिक्विड गैस में अगर चेंज करना है यानी अवस्था में परिवर्तन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किस में चेंज लाना होगा, इनमें से क्या आंसर होगा। ऋतु कुमारी ने बताया ऑप्शन नंबर डी, शिखा कुमारी का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एएसपी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी घनत्व। तो मैं बता दूं कि अब अगर आप मान लीजिए आपके पास में सॉलिड लिक्विड गैस की बात आ रही है, अवस्था में परिवर्तन करना है, तो क्या हो, आपके पास में मैंने कहा बर्फ है, ठीक है, तो ये क्या है, ये तीनों में बात काम करेगी। अब मैंने कहा आपके पास में है आइस, आइस अगर है तो ये क्या है, ये तो अपने आप में सॉलिड है, ये क्या है, ये तो अपने आप में क्या है, ये सॉलिड की अवस्था है यानी ठोस अवस्था है, और सॉलिड अवस्था है। अब इसको मैं क्या बना दूं, लिक्विड में चेंज करूं, लिक्विड में परिवर्तन कर दूं, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो इस सॉलिड का मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो क्या होगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, ये लिक्विड में बन जाएगा, यानी ये पानी बन जाएगा। हो गया ना कन्वर्ट, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। कैसे, टेम्परेचर को बढ़ाया मैंने, और टेम्परेचर बढ़ाया तो लिक्विड में बन गया। अब मैं टेम्परेचर करता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, और बढ़ाने पर क्या हुआ, ये फिर से यानी इसका टेम्परेचर मैंने फिर बढ़ाया, तो बढ़ाने पर क्या हो गया, ये गैस बन गया। तो इसका मतलब क्या है, अवस्था में परिवर्तन किस वजह से हो रहा है, टेम्परेचर से हो रहा है। तो तापमान बढ़ाओ ना, ऑप्शन नंबर डी भाई। घनत्व तो कैसे बढ़ा दोगे, क्योंकि एएसपी भाई 4 में से 4 गलत हो गए, ठीक है। पूजा हेलो सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पूजा। तो चलिए यहाँ पे मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। ऋतु कुमारी और शिखा कुमारी दोनों का आंसर सही है, लेकिन एएसपी का भाई लगातार 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसी का मतलब यह है कि अवस्था में अगर परिवर्तन करना होगा तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना होगा, चलिए, यानी टेम्परेचर चेंज करना होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपसे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ए आपको दिया गया है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी दिया गया है 30, सी है आपका 34, और डी है आपका 32। तो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, यहां पे पूछा गया है, जल्दी से आंसर दो। पूजा ने बताया है 5 का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। चलिए मैं आपको बताऊं, जैसे आपने देखा होगा कि जब भी मैं किसी भी पैमाने की बात करें तो वहां पे एक होता आपका फ्रीजिंग पॉइंट और एक होता आपका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मैंने ये बता दिया, फ्रीजिंग को हम क्या कहते हैं, हिमांक बिंदु, और आपका बॉइलिंग को क्या कहते हैं, बॉइलिंग को कहते हैं क्वथनांक बिंदु। ये होगी आपकी हिंदी। अब मैंने यहाँ पे बात आती है सेंटीग्रेड की और फ़ारेनहाइट की, ये दोनों, ये सब क्या है, ये पैमाने हैं, और अगर ये पैमाने हैं तो इसका मतलब क्या है, तो ये हो गया, मैंने बोला ये सेंटीग्रेड पैमाना, ये हो गया आपका फ़ारेनहाइट पैमाना, ये हो गया आपका केल्विन पैमाना, और ये हो गया आपका र्यूमर पैमाना। ये चार हो गए। अब इन चारों का हिमांक बिंदु क्या होता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, और इन चारों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। किसी भी पैमाने का हमें फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए। अब पता है तो क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे, लिखो। फ्रीजिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो फ्रीजिंग पॉइंट, सेल्सियस पैमाने का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 होता है, 0 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की मैं बात करूंगा तो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। फ़ारेनहाइट की मैं बात करूं तो कितना होगा, 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये आपका क्वथनांक बिंदु जो होता है वो होता है आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन की बात करेंगे तो केल्विन कहाँ से, 273 से। तो केल्विन आए, उन्होंने बताया कि नहीं मुझे कहीं और से रखना है, तो उन्होंने 273 केल्विन से इसका फ्रीजिंग पॉइंट बताया, और बॉइलिंग पॉइंट जो बताया वो कहाँ से बताया, 373 केल्विन को बताया। ऐसे ही र्यूमर आते हैं, र्यूमर क्या करते हैं, इन्होंने तो 0 डिग्री को तो बनाया, 0 डिग्री को र्यूमर को फ्रीजिंग पॉइंट बनाया, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट 100 ना रख के इन्होंने क्या रखा, 180 डिग्री र्यूमर रख दिया। तो ये तो बन गया आपका क्या, फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट के
ये आपको दिख रहे होंगे फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे आपसे अगर कोई पूछे फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो यहाँ पे आप आसानी से इनके आंसर दे देना। अब आपसे पूछा क्या गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे आप देख लो 0 डिग्री कहाँ पर है, तो ये सारी वैल्यू इधर जो लिखी है ये वैल्यू बराबर हैं और इधर जो लिखी है ये वैल्यू बराबर हैं, तो यानी फ्रीजिंग की वैल्यू बराबर है और बॉइलिंग की वैल्यू बराबर है। तो देख लो हमसे पूछा गया है 0 का, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके फ़ारेनहाइट के बराबर है, तो 0 डिग्री 32 फ़ारेनहाइट के बराबर है। ऐसे ही अगर पूछा जाए 0 डिग्री कितने केल्विन के बराबर है, तो 273 के बराबर है। 0 डिग्री कितने र्यूमर के बराबर है, तो 0 डिग्री र्यूमर के बराबर है। तो यहाँ पे ये दिया गया है। ऐसे ही आपका बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाए तो कितने 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है, तो 212। कितने डिग्री केल्विन के बराबर है, 373, और कितने डिग्री र्यूमर के बराबर है, तो 80 डिग्री। तो यहाँ पे आप आसानी से आंसर निकाल दोगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है जी। तो जिन लोगों का आया है रूबी गौतम जय हिंद, एएसपी ने बताया डी आंसर, एएसपी का चलो एक तो आंसर सही हुआ, 4-5 में से एक आंसर सही आ गया। ऋतु कुमारी का डी आंसर, शिखा कुमारी का डी। F इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। पूजा इतना फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आपको मालूम हो, यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जितना यहाँ पे दिया गया, जिस पैमाने की बात कर रहा हूँ, चलो इसको निकालने का तरीका क्या है, जिस पैमाने की बात कर रहे हैं, मैंने बोला कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट की बात हो रही है, हम इन दोनों को लेते हैं। कितने पैमाने हैं, फ़ारेनहाइट है तो फ़ारेनहाइट लिख लो, यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, इसका क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट है -32, लिख लो। और यहाँ पे अपॉन हो जाएगा कितने, 32 और 212 में कितने टुकड़े हो रहे हैं, 180 हो रहे हैं, तो ये हो गए 180। इसी तरीके से सेल्सियस निकालना है, तो सेल्सियस का क्या, सेल्सियस आ गया 0 सी, और कितने है इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0, और कितने टुकड़े किए गए हैं, तो 100 से 0 माइनस कर दो, 100 आएगा, ये हो जाएगा आपका 100। ये बन गया आपका फॉर्मूला। अब यहाँ से आराम से फार्मूला हमें पता है क्या, 0 डिग्री, तो 0 को 0 से कर दोगे, ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे क्या होगा, 180 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 32 वहाँ पे पहुँच जाएगा, तो केवल निकलेगा आपका F इक्वल टू 32। फॉर्मूला याद नहीं करना, इसको बना लोगे। फॉर्मूले को कैसे बना लोगे कि हमें जिस पैमाने के बारे में बात हो रही है उस पैमाने को पहले लिखना है, माइनस करना है फ्रीजिंग पॉइंट को, और उस फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस आएगा, या फिर कहेंगे कि चलिए डिफरेंस ही बोल रहे हैं, डिफरेंस आएगा वो आएगा अपॉन में। तो कितने टुकड़े किए, सेल्सियस ने 100 टुकड़े किए तो नीचे 100 है, ऐसे ही फ़ारेनहाइट ने 180 किए तो नीचे 180 है, केल्विन ने 100 किए तो केल्विन के लिए 100 आएगा, र्यूमर ने कितने किए 80 तो 80 आएगा। बस इतना सा फॉर्मूला बन गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आता है 6 माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस इनमें से किसके बराबर है, -273.15 डिग्री सेल्सियस इनमें से किसके बराबर है, 0 केल्विन, 100 केल्विन, 173 केल्विन और 23 केल्विन, यानी 23 केल्विन, तो किसके बराबर है बता दो। एएसपी, शिखा कुमारी, पूजा, रूबी गौतम, ऋतु कुमारी और रूही, क्या आंसर होगा, माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या, 0 केल्विन, 100 केल्विन, 173 केल्विन या फिर 23 केल्विन। और शिखा कुमारी का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। राजकमल नमस्ते भाई। शिखा कुमारी हाँ जी देख लिया, 0 केल्विन है। चलिए अभी और किसी का आंसर नहीं आया है। देखो यहाँ पे मैं बता दूं, जब -273.15 डिग्री सेल्सियस की बात आए, राजकमल का भी आंसर ए है, ऋतु कुमारी का ए आंसर है, तो आंसर तो आपका हो जाएगा ए, और ये आपका होता है 0 केल्विन के इक्वल टू। ठीक है, तो ये 0 केल्विन है क्या, इसे कहते हैं क्या, परम शून्य ताप। इसे क्या बोलते हैं, परम शून्य ताप, या फिर कहेंगे क्या, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता क्या है, तो ऐसा न्यूनतम संभव तापमान, ऐसा मिनिमम संभव तापमान जिसके नीचे ताप जो है, टेम्परेचर जो है वो संभव नहीं है, यानी इसको मेजर करना संभव नहीं है। इस ताप पर जो गैस के अणु होते हैं ना, जो गैसेस होते हैं या फिर कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ के जो अणु होते हैं उनकी जो गति होती है ना, जैसे हमने गतिज ऊर्जा देखा था, तो गतिज ऊर्जा होगी, बढ़ेगी
तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। ऐसे ही टेम्परेचर डाउन होगा तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, डाउन होगी। तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा ना जहां पे काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल हैं, अणु हैं, वो गति नहीं करेंगे, और जहां गति नहीं करेंगे वहां से नीचे हम टेम्परेचर बता नहीं पाएंगे। तो वही आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है, और वो होता है आपका 0 केल्विन। और 0 केल्विन किसके बराबर होता है, तो माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ठीक है। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहता है, केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए, केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में क्या करना होगा। जो टेम्परेचर दिया गया है उसमें आपको क्या करना होगा। तो पहला कहता है 273 से गुणा कर दो, दूसरा कहता है भाई 273 से डिवाइड कर दो, सी कहता है 273 जोड़ दो, और डी कहता है क्या, 273 को घटा दो। तो आंसर क्या होगा, अगर हमें केल्विन पैमाने पर ताप दिया है, टेम्परेचर दिया है, सेल्सियस पैमाना बनाना है, तो मुझे टेम्परेचर को माइनस करना होगा या प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस और माइनस की बात है, गुणा नहीं होगा। राजकमल का आंसर है सी, और पूजा का आंसर है 273 घटाना होगा, और गौरी गौतम बता रही हैं सी होगा। तो याद रखना जब भी टेम्परेचर की बात आएगी, तो वैसे तो मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया, बाकी अगर आपसे पूछा जाए टेम्परेचर किसका, केल्विन का दिया हो, वो केल्विन का पूछा हो, और अगर हमें सेल्सियस का दिया हो, तो उसमें हम करते हैं 273 ऐड। क्या करते हैं, हमें सेल्सियस दिया हो और केल्विन पता करना हो तो 273 क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लेकिन हमें क्या दिया गया है, हमें दिया है केल्विन पैमाना, और अगर केल्विन का मान अगर दिया हो तो हमें क्या करना होगा, इसका उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे सेल्सियस निकालना है। तो टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका केल्विन, और प्लस की जगह पे हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 273 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अब हमें घटाना होगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि घटाना होगा। बाकी मैंने बता दिया कि अगर आप उस फॉर्मूले का यूज करना चाहते हो, केल्विन पैमाना है, ठीक है, मान लिया केल्विन पैमाने में फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 273, तो 273 को करना होता है माइनस, ठीक है। केल्विन पैमाने के कितने टुकड़े किए जाते हैं, तो भाई 273 होता है, और बॉइलिंग पॉइंट आपका 373 होता है, कितने टुकड़े हुए, 100, तो ये हो गया आपका 100। अब इक्वल मुझे निकालना क्या है, सेल्सियस पैमाना निकालना है, सेल्सियस के अकॉर्डिंग टाइम निकालना है, वो निकालना है टेम्परेचर। तो सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस पैमाने का फ्रीजिंग पॉइंट 0, और आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100, तो आपका माइनस करना होगा, 100 माइनस 0 कितना आएगा, 100 आएगा। तो ये हो गए 100 टुकड़े इसके। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, 100 से 100 काट लो, अब बस निकाल दो, क्या निकालना है, उसके अकॉर्डिंग निकाल दो, माइनस करना होता है, बस यही चीज मैंने बताई है। फॉर्मूले से कर लो चाहे इससे कर लो। ओके, चलो डी आंसर आ चुका है, जिनका डी है बिल्कुल सही बता रहे हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, और 8 कहता है मानव शरीर के बारे में। ह्यूमन जो टेम्परेचर होता है, मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है, जिसे सामान्य ताप कहते हैं, वो सामान्य ताप कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट। बी कहता है भाई 96.7 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सी कहता है आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और डी कह रहा है भाई 94.8 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इजी वे टू लर्न, इजी वे टू लर्न सी, ठीक है, सी आंसर किसका, सी, अच्छा इसका है। क्वेश्चन नंबर 8 का आ चुका है, राजकमल का, पूजा का, इजी वे टू लर्न का, ऋतु कुमारी और रूबी गौतम, सभी का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो बिल्कुल कैसे हैं, वो बिल्कुल सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और अगर हम फ़ारेनहाइट की बात कर रहे हैं, अब इससे टेम्परेचर अगर बढ़ता है, मैं कहता हूँ, मुझे कहते ना कि भाई हमें 100 डिग्री बुखार आ गया, तो आपका टेम्परेचर लगभग 2 डिग्री बढ़ा है, तो उससे आपको बुखार आ गया। आपको लगता है ना कि भाई हमारा बुखार 104 है, 104 नहीं है, आपका जो टेम्परेचर है 98.6, आप उससे 6 डिग्री आगे हो गए हो, बस 6 डिग्री ज़्यादा हो गया है, इस वजह से वो आपका बुखार में आता है, उसे कहते हैं फीवर। तो इससे ज़्यादा हो जाना वो आपका फीवर में काउंट हो जाता है। तो मानव शरीर का सामान्य ताप इतना होता है 98.6। अच्छा, हॉस्पिटल में डेली चेक करते हो,
पता होता तो मैं पहले ही चेक करा लेता, मुझे भी 4-5 दिन से मुझे भी फीवर ही आ रहा है। मेरा भी जो टेम्परेचर था मानव, जो मेरा मतलब मानव तो हूँ मैं, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो गया था, तो 104 हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो लगभग कितने के बराबर होता है? 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितने के बराबर होता है? सामने आपको चार दिए गए हैं, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका बताओ भाई। राजकमल का आंसर डी है। और हाँ भाई, एएसपी 8 में से 3 सही हो चुके हैं, मैं देख चुका हूँ। शुरू के तुम्हारे तीनों गलत थे, चारों गलत थे, और आंसर आ चुका है बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्वेश्चन सेम है, पूछा अलग अलग तरीके से गया है, मैंने इसलिए दोनों तरीकों को यहाँ पे रखा कि अगर आपसे पूछा जाए मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और पूछ लिया जाए कि ये किसके इक्वल होता है, तो ये 37 डिग्री सेल्सियस, यानी सेल्सियस का पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। केल्विन का पूछ लिया जाए तो कितने केल्विन? लगभग 310 केल्विन के बराबर होता है। अगर आपसे केल्विन पूछा जाए तो 310 केल्विन, सेल्सियस पूछा जाए 37 डिग्री सेल्सियस, और मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल रूबी गौतम, 310 केल्विन होता है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। और 10 कहता है भाई, एक एल्कोहल की बात करता है। यहाँ पे अब बात आती है एल्कोहल की। एल्कोहल का क्वथनांक जो है वो दिया है 78 डिग्री सेल्सियस, यानी सेल्सियस में दिया है। क्या दिया है? बॉइलिंग पॉइंट दिया है। केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? तो हमें अब क्या निकालना है? केल्विन पैमाने पर तापमान निकालना है। तो अब निकालो, ये मैंने बता ही दिया, अभी बताया। देखते हैं किसका आंसर सही आता है। कि सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो यहां पे क्या करना होगा, ये अभी बता दिया है, अब आपको आंसर देना है। पूजा का आंसर आ चुका है 351 केल्विन, और एएसपी बता रहे हैं 10 का बी तुक्का 341, और राजकमल बता रहे हैं डी आंसर। तो जो लोग यहाँ पे डी के साथ में है वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि क्वथनांक मैंने बताया था कि जब भी आपका केल्विन पैमाना का टेम्परेचर निकालना हो और सेल्सियस में दिया हो, वहां पे मुझे क्या करना होता है? मुझे 273 को ऐड करना होता है। बस इतना पता चल जाए, करना क्या है? बस 78 ऐड कर दो इसमें, और जब मैं 70 ऐड कर दूंगा, 8 को ऐड करूंगा इसमें, तो ये हो जाएगा 351। और निकालना क्या था मुझे? केल्विन, तो ये क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 351 केल्विन। बाकी आपका एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका के माइनस का 273, आप उससे निकालना चाहो। केल्विन पैमाना है, केल्विन पैमाने का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273, टुकड़े कितने होते हैं? 100। सेल्सियस में निकालना है तो सेल्सियस पैमाना और आपका फ्रीजिंग पॉइंट 0, टुकड़े 100। अब बताओ क्या करना होता है? बस निकाल दो, 100 को 100 से काटना है, के या माइनस का 273 हो जाएगा। सेल्सियस दिया है मुझे 78, तो आप बताओ, तो केल्विन पैमाने के अकॉर्डिंग ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग भी आपका 351 केल्विन आ गया। लो, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो वो फॉर्मूला आपका ये सिंपल है, सीधी बात है। केल्विन जिस पैमाने का मान निकालना हो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट का माइनस जो होगा, यानी डिफरेंस जो होगा, वो आपके किस में आएगा? वो आपके आएगा डिवाइड में। चलिए, हाँ जी बिल्कुल, जिसका डी आंसर। हाँ जी, एएसपी कितने आंसर सही हो गए? 10 में से 4। क्वेश्चन नंबर 11। हिमीकरण, यानी जिसे मैं फ्रीजिंग बताता हूँ। फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं। जब जो फ्रीजिंग तापमान होता है जिस पर आपका फ्रीज हो जाता है, फ्रीज का मतलब क्या है? जहां पे पानी बर्फ बन जाता है, तो पानी के पाइप उस पाइप पे फट जाते हैं। ऐसा किस वजह से होता है? ए कहता है भाई विस्तार यानी एक्सपेंशन की वजह से हो रहा है, बी कह रहा है कि संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रहा है, सी कहता है कि आर्द्रीकरण होता है यानी ह्यूमिडिफिकेशन होता है, और ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है भाई? वर्षा की वजह से होता है, जिसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? जब पानी जो है बर्फ में कन्वर्ट होगा, जिसे कहते हैं हिमीकरण कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं, तो वो टेम्परेचर आपका कितना होता है? 0 डिग्री होता है, और 0 से नीचे ही होता है। तो पाइप उस टाइम पे फट जाते हैं। भाई क्यों फट रहे हैं? आंसर क्या होगा? पूजा बता रही हैं विस्तार होगा, यानी एक्सपेंशन होगा। और कोई बताए? राजकमल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बाकी एएसपी ने आंसर दिया है बी आंसर, ऋतु कुमारी का बी है।
तो यहाँ पे बी आंसर बताया संकुचन का। तो भाई एक बार बताओ कि पानी जब बर्फ में कन्वर्ट होगा, ये पानी है और पानी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं किस में, बर्फ में कन्वर्ट कर रहा हूं, तभी तो यहाँ पे अगर मैं बर्फ में कन्वर्ट करूं, यानी बर्फ में जब कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा भाई, बर्फ में कन्वर्ट होने के लिए इसको टेम्परेचर करना पड़ेगा डाउन, और टेम्परेचर अगर डाउन होगा तो टेम्परेचर डाउन होने का मतलब है कि आपकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डेंसिटी भी इसकी हो जाएगी कम, और अगर डेंसिटी कम है तो क्या बढ़ेगा, तो याद रखना कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है D इक्वल टू एम अपॉन बी होता है, जहां पे B आपका वॉल्यूम है तो D आपका जो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम के। इसका मतलब क्या है, अगर वॉल्यूम बढ़ा दिया तो डेंसिटी कम होगी, और डेंसिटी बढ़ा दी तो वॉल्यूम कम होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर डाउन होने की वजह से डेंसिटी कम हो रही है, और अगर डेंसिटी कम होगी तो वॉल्यूम, क्योंकि उल्टा है वॉल्यूम तो बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ने लग जाता है। और अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब अब वो विस्तार होगा, और विस्तार अगर होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका एक्सपेंशन होगा, जिसे हम कहते हैं विस्तारीकरण। तो एक्सपेंशन होने लग जाएगा, और जब वो एक्सपेंशन हो जाएगा तो भाई पाइप का वॉल्यूम थोड़ी बढ़ रहा है, बढ़ तो बर्फ का रहा है, तो भैया पानी का रहा है, तो इसका मतलब क्या है, पाइप उस चीज को झेल ही नहीं पाएगा, जब नहीं झेल पाएगा तो पाइप फट जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल शिखा कुमारी का आंसर सही है, सभी का आंसर सही है। हाँ हाँ, हिमीकरण में पाइप की दीवारों पर दबाव बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है। अब प्रेशर किस वजह से बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ने का मतलब है कि भाई वॉल्यूम भी बढ़ रहा होगा ना, भाई उसने अपना जो साइज है उसका, वो साइज भी तो बढ़ रहा है ना, तो जब साइज बढ़ेगा तो वो दीवारों पर प्रेशर डालेगा ही। मैं अगर इस कमरे में नहीं बन पाऊं तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि मैं इन दीवारों पर, भाई मेरी प्रेशर की वजह से दीवारें तो नहीं होंगी, लेकिन मान लो दीवारें अगर हो भी जाती, या फिर मान लो कोई भी यह शायद ये हो सकती रबड़ की चीज होती, तो क्या होता, अगर मैं यहाँ पे अपना वॉल्यूम बढ़ाता तो ये पीछे हटते, पीछे हटते तो पीछे हटते ही, इसी तरीके से अब ये पीछे हट जाएंगे तो हट जाएंगे। और अगर इनकी दीवार अगर मजबूत होती तो क्या होता, पीछे नहीं हटते तो और ज़्यादा प्रेशर पड़ता, और प्रेशर पड़ता तो एक टाइम बाद ये फट जाते या टूट जाते। हाँ जी, जमने के बाद फैल जाता है। जो पानी है बर्फ में बढ़ने पर टेम्परेचर डाउन होता है, डेंसिटी कम हो जाती है, वॉल्यूम बढ़ने लगता है और एक्सपेंशन हो जाता है, तो पाइप पे प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है और बढ़ने पर पाइप का पाइप जो है वो इतना ही रहता है, लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ता चला जाता है कि वो बाद में फट जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बड़ी बहुत बड़ा लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 12 कहता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है। ये कह रहा है कि जो आपके पानी के कणों में 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको पता है बर्फ भी होती है और पानी भी होता है, दोनों होते हैं। जब अगर दोनों हैं तो पानी के कणों में यानी सेम टेम्परेचर पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है। तो पानी के पास में ज्यादा ऊर्जा क्यों होती है, ये बात कर रहा है। तो बताओ क्यों होती है। ए कहता है बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। यानी जब बर्फ से पानी बन रहा होता है तो उस टाइम पे पानी के जो कण होते हैं वो ऊर्जा ऊष्मा को क्या कर रहे होते हैं, एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। बी कह रहा है कि बर्फ से जल वाष्प में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशेष करते हैं। तो बर्फ से जब जल वाष्प बनता है तो उस टाइम पर पानी के जो कण हैं वो ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। सी कहता है कि बर्फ से जब पानी का रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान पानी के कण ऊष्मा ऊर्जा को विकीर्ण करते हैं। और डी कहता है कि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। लैंग्वेज अलग लिखी है, मैं आपको नॉर्मली समझा देता हूं कि जब भी बर्फ जो होगी, अब अगर बर्फ की बात आ रही है, बर्फ जो होगी और पानी की बात आएगी, ठीक है, सेम टेम्परेचर होता है। बर्फ भी आपकी 0 डिग्री सेल्सियस पर बनती है और पानी भी 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलता है। वो सॉरी, बर्फ भी आपकी 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलती है और पानी भी बर्फ कब बनता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे बनता है। ये तो सबको पता है। टेम्परेचर है सेम। पूजा का आंसर बी है। 1 मिनट सर, चश्मा ले आए।
चलो ले आओ, 12 का पता नहीं है। तो दोनों जब सेम टेम्परेचर बन रहे हैं तो आप एक बात बताओ कि बर्फ पानी कैसे बन जाता है और पानी बर्फ कैसे बन जाती है, भाई सेम टेम्परेचर है तो यहाँ पे क्या होता है, तो बर्फ से पानी बनने पर इनके अंदर ऊष्मा पाई जाती है, और जो ऊष्मा होती है वो लेटेंट होती है, जिसे हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट कहते हैं। तो अगर ये गुप्त ऊष्मा है इन दोनों के बीच में, इस प्रक्रिया में इन दोनों के बीच में क्या पाई जाती है, गुप्त ऊष्मा पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। और लेटेंट हीट अगर पाई जा रही है तो इसके पास में, किसका मतलब क्या है कि बर्फ से पानी बनेंगे तो ऊष्मा किसके पास में ज्यादा होगी, पानी के पास में ज्यादा होगी। ऊष्मा किसके पास में ज्यादा होगी, पानी के पास में ज्यादा होगी। तो क्यों होगी, क्योंकि यहां से बर्फ तो पानी में, जब वो पानी बन रहा है तो जिसके पास में ज्यादा होगी वही चीज तो बनेगी। क्या बना, पानी बना, बर्फ से पानी बना, ऊष्मा किसके पास ज्यादा, पानी के पास ज्यादा। ठीक है, गुप्त ऊष्मा पानी के पास में ज्यादा है, इसका मतलब है कि बर्फ क्या है, पिघल रही है। तो पिघल रही है तो इसका मतलब क्या है, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे गलन की गुप्त ऊष्मा। क्या कहेंगे, गलन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। और जब भी गलन की गुप्त ऊष्मा की बात की जाए तो बर्फ जो होती है वो ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर रही होती है। जब भी गलने की बात आएगी तो इसका मतलब क्या है, बर्फ जो होगी वो ऊष्मा को एब्जॉर्ब ही तो कर रही होगी। जब वो ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेगी तभी तो वो पिघलेगी, या कि ऊष्मा उसके पास में आएगी, यानी हीट उसके पास में आएगी, तभी तो वो पिघलना स्टार्ट करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि गलन की गुप्त ऊष्मा जो होती है, यानी जो लेटेंट हीट होती है, जब बर्फ से पानी बन रही होती है उस टाइम पे बर्फ जो होती है उसके पास में ऊष्मा एब्जॉर्ब हो रही होती है, और ऊष्मा एब्जॉर्ब बन के पानी बनती है। तो इसका मतलब क्या है, कौन सा सही हो जाएगा, इसका मतलब है कि पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, क्योंकि बर्फ के जो कण हैं वो ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेंगे, अवशोषित करेंगे, तब वो आपकी बर्फ जो है वो पिघलना स्टार्ट करेगी। और इन दोनों के बीच में जो ऊष्मा होती है उसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा, क्योंकि सेम टेम्परेचर है। अगर बर्फ से पानी बन रहा है तो किसी ना किसी के पास में ऊष्मा ज्यादा होगी। तो ऊष्मा किसके पास में ज्यादा होती है, पानी के पास में ज्यादा होती है, और एब्जॉर्ब कौन कर रहा होता है, बर्फ कर रही होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही हो जाएगा। मोए मोए हो गया, नो आइडिया। ऑप्शन नंबर डी, ऋतु कुमारी, एएसपी अलग है योगेंद्र कुमार का, औसिका कुमारी का ऑप्शन नंबर सी। तो योगेंद्र कुमार ने सही आंसर दिया है। एएसपी के 12 में से 4 सही हो पाए हैं, और सिंपी गौतम ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ए एंड डी दोनों सेम है, ए एंड डी दोनों सेम है। भाई कहाँ से हैं, इसमें क्या है, इसमें पानी के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित कर रहे होते हैं, इसमें पानी के कण जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, और डी में लिखा है कि बर्फ के जो कण हैं वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो याद रखना, ऊष्मा तो पानी के पास ज्यादा है, लेकिन एब्जॉर्वेशन किसके पास में ज्यादा है, वो बर्फ के पास में ज्यादा है। बर्फ के पास ज्यादा होगा तभी तो बर्फ पिघलेगी। बताइए बर्फ कब पिघलेगी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया गया है, कहता है कि कथन और कारण दिए गए। एक तरफ आपको कथन दिए गए, असर्शन और रीजन आपने सुना होगा, भाई रीजनिंग करते होगे तब आपने देखे होगा असर्शन और रीजन। तो कथन दिया गया क्या, ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो बढ़ने के साथ साथ जल का जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो घट जाता है। और रीजन क्या कहता है कि ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इनमें से बताओ कौन सही है। पहला कहता है कि भाई ए यानी कथन सही है और आपका रीजन भी सही है, लेकिन जो है रीजन जो है वो इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी कहता है ए और आर दोनों सही है, यानी दोनों ही सही है, लेकिन आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अच्छा, पहला कहता है सही स्पष्टीकरण है और दूसरा कहता है नहीं है। सी कहता है कि भाई पहला कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, और डी कहता है कि कथन ही गलत है लेकिन रीजन उसने सही दिया है। तो क्या आंसर होगा भाई, रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है, रीजनिंग के तरीके से है, रीजनिंग लगानी है, क्वेश्चन साइंस का है। पूजा ने आंसर दिया है सी, आंसर ए सही है, आर गलत है, और अभय सिंह ने दिया है डी, और ऋतु कुमारी दे रही हैं ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे मैं बता दूं, देखो आपको पता है कि जब मैं यहाँ पे हूँ, यानी ये है आपका पहाड़ और ये है मेरा जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, ठीक है, यानी मैं कहाँ रह रहा हूँ, चलो मैं रह रहा हूँ आपका फिरोजाबाद, मैंने लिख लिया ये, और ये है आपका शिमला,
मैं फिरोजाबाद से शिमला जा रहा हूँ, चलो पहुँचाओ मुझे। तो फिरोजाबाद में मान लीजिए आपका यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं पानी को उबालता हूँ तो पानी किस पे उबलेगा? पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पे उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर, जब हम कहाँ पर हो? एक समतल एरिया पे हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? जैसे 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 हाइट बढ़ती जाएगी, यानी यहाँ पे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पे हाइट बढ़ने पर जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है कम, यानी डाउन हो जाता है। और यहाँ पे प्रेशर जो होता है, वायुमंडलीय दबाव कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, ये भी क्या होता है? ये भी डाउन ही होता है। तो जो पानी यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था, वो पानी अब 80 पे ही उबलना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि जो पानी यहाँ पे 100 पे उबला था, वही पानी उबालने पर क्या हो रहा है? 80 डिग्री सेल्सियस पर ही उबालने यानी उबलने लगता है। तो आपने देखा होगा कि जो चावल अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पर 100 पे उबल जाते, यानी 100 पर उबलते हैं, लेकिन ऊपर अगर हम चावल बनाएंगे हाइट पर तो वहां के चावल थोड़े कच्चे रह जाते हैं। उसका रीजन क्या है? कि उसका रीजन है कि पानी जो है वो 80 पर ही उबलना स्टार्ट कर देता है। इसलिए यहाँ पे कह सकते हो कि आपका कथन कहता है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक घटता जाता है। भाई क्वथनांक तो घट गया, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस से 80 पर ही उबलने लग गया, तो क्वथनांक तो घट गया। दूसरा रीजन कह रहा है कि ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दबाव जो है वो बढ़ता चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। याद रखना कि हाइट यानी एल्टीट्यूड जो होता है, एल्टीट्यूड किसके? प्रेशर के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। एल्टीट्यूड का मतलब है कि हाइट जो होती है वो प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। हाइट बढ़ेगी यानी एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो प्रेशर डाउन होगा। तो यहाँ पे तो कह रहा है बढ़ेगा, तो आपका कारण क्या हो गया? कारण तो हो गया गलत, कथन तो आपका सही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ए सही है, यानी असर्शन सही है, लेकिन रीजन गलत है। आया समझ? 13 पता नहीं है, 13 में से 4 ही रह गए। योगेंद्र कुमार का सी आंसर है। ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दबाव घटता है, ठीक है, क्योंकि एल्टीट्यूड जो होता है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एल्टीट्यूड बढ़ाते चले जाओ, प्रेशर डाउन होता चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भाई पसीने का मुख्य उपयोग, अब ये मत कहना कुछ, पसीने का मुख्य उपयोग है क्या? ए है शरीर का ताप जो है उसको नियंत्रित करना, बी कहता है शरीर से जल की मात्रा संतुलित रखने में, सी कहता है शरीर में विष पदार्थ को निकालने में, और डी कहता है त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर रखने में। तो यहाँ पे आपका जो पसीना आता है वो पसीना करता क्या है? ऑप्शन चारों में से एएसपी ने बताया है ए आंसर, और पूजा का आंसर है ए। जी सर मैं वापस आ गया फिर से, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब आपको आंसर देना है, या इसको क्वेश्चन को देख के पसीना आ गया? ऋतु कुमारी का भी आंसर आ चुका है, ऑप्शन ए। अभय सिंह का भी ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे क्या है, देखो आपको मालूम है कि पसीना अगर आपको आ रहा होता है तब क्या टेम्परेचर आपका बढ़ रहा होता है। तो टेम्परेचर बढ़ने पर होता क्या, जैसे मैंने बोला कि पंखा है, तो आपने पंखे को चलाया, ठीक है, पंखा चलाया, पंखा चलाने पर क्या हुआ? हवा में गति होना स्टार्ट हुई, यानी जो हवा आपकी कमरे में ठहरी हुई थी उन हवा में क्या होगी? हवा में गति होना स्टार्ट हो गई। इसका मतलब क्या है? अगर गति होगी तो हवा के कण क्या करेंगे? हवा के कणों में टक्कर होगी। हवा के कण क्या करेंगे? टकराएंगे। और अगर हवा के कण टकराएंगे तो यहाँ पे उनमें क्या होगा? हीट पैदा होगी, और हीट पैदा होगी तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा? वाष्पन होने लग जाएगा, और वाष्पन अगर होगा आपके शरीर से टकराएगा तो शरीर में क्या निकलेगा? पसीना निकलेगा, और पसीना निकलेगा तो इसी वजह से जो हवा स्टार्ट हुई थी वो हवा हमें क्या करने लगेगी? वो हवा हमें ठंडी लगेगी। तो पसीना से जो हवा होती है वो हवा हमें ठंडी लगती है, ठीक है, लेकिन वास्तव में वो हवा क्या कर रही है? वो गर्मी पैदा कर रही होती है। अब ये करेगा क्या? पसीना आया क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा, और उस टेम्परेचर बढ़े हुए टेम्परेचर को कंट्रोल कौन करेगा? वो जो पसीना आपके शरीर से निकल रहा है ना, वो उस बढ़े हुए टेम्परेचर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कि जैसे पंखा चलाया, हवा में गति हुई, हवा में गति हुई तो हवा के कण टकराने लगे, और टकराने पर हीट पैदा हुई, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ा तो वाष्पन हो गया, वाष्पन की वजह से यहाँ पे क्या? आपके पसीना आने लगा, और ह्यूमिडिटी बढ़ी तो यहाँ पे क्या हो गया? पसीना आने की
वजह क्यों आया, क्योंकि आपका जैसे आपका रूम का टेम्परेचर बढ़ रहा था और रूम का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो शरीर का टेम्परेचर भी बढ़ने लगा, और बढ़ने लगा तो यहाँ पे क्या हुआ, पसीना निकल आया। क्यों निकल आया, क्योंकि शरीर जो चाहता है कि टेम्परेचर को कंट्रोल करना चाहता है, और अगर कंट्रोल करना चाहता है तो यहाँ पे क्या होगा, पसीना निकलेगा, और पसीने को सोखेगा कौन, यानी पसीना को खत्म कौन करेगा, यही जो हमने हवा चलाई थी। और हवा क्या करेगी, वो हवा हमारे शरीर पे लगेगी, और हवा हमें कैसी लगेगी, ठंडी लगेगी। इसलिए याद रखना, पंखा हमें गर्म हवा देता है, यानी गर्म नहीं, हवा ही देता है बस। भाई विशाल चौहान का भी स्वागत कर लो सर। चलो ये समझ में आ चुका होगा मुझे लगता है। और अगर आप ये कई लोगों के आंसर दिए सी आंसर, तो भाई विष पदार्थ नहीं निकालता, केवल नाइट्रोजीनियस वेस्टेज जो होती है ये उनको निकालता है। जो आपके नाइट्रोजीनियस वेस्टेज यानी शरीर से, अगर आप बायोलॉजी की बात करें, ये तो आपका फिजिक्स है, बायो की बात करेंगे तो शरीर में आपके क्या होती हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्टेज निकलती हैं। तो जो नाइट्रोजन होता है वो शरीर बाहर निकाल देता है, और बाहर किसी भी तरीके से निकाले वो तरीके सबको पता है, लेकिन मैं बताता हूँ पसीने की तरफ से। तो जो पसीना जो बाहर आ रहा है ना, ये भी क्या है, ये नाइट्रोजीनियस वेस्टेज है, तो वो वेस्टेज को बाहर निकालता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कपड़े सुखाने। अब हमने शरीर सुखा लिया, शरीर के बाद में आते हैं कपड़े सुखाने। कपड़े सुखाने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं का कौन सा समूह जो होगा वो सबसे उपयुक्त है। एक दिया, यहां पे दिया गया, चार आपको दिए गए हैं, प्रबल वायु दी गई है, उच्च आर्द्रता दी गई है, उच्च ताप है और शुष्क हवा है। इन चारों में से, ये पूरा आपका ग्रुप है, इन ग्रुप में बताना है कि कपड़े सुखाने के लिए इनमें से सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन से होंगे। ए बी सी डी ऑप्शन दिया गया है, इनमें से चूज किए गए। कैसे, कि प्रबल वायु उच्च आर्द्रता दी है पहले में, बी में दिया है आपका प्रबल वायु और उच्च ताप, सी में दिया गया उच्च ताप और शुष्क हवा, और डी में दिया गया है प्रबल वायु, उच्च ताप और शुष्क हवा। बताओ। और योगेंद्र कुमार, शिखा कुमारी, रूबी गौतम भाई, सिंपी गौतम का आंसर हाँ। हाँ किसका, डी आंसर। पूजा ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट और थर्ड, प्रबल वायु और उच्च ताप। देखो कपड़े अगर सुखाने हैं तो कपड़े सुखाने के लिए क्या चाहिए भाई, प्रबल वायु तो चाहिए, हवा तो चलनी चाहिए ना। बहुत तेज हवा चलेगी तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे कपड़े सूख जाएंगे, तो ठीक है, नो आइडिया, कोई बात नहीं है, यहाँ पे प्रबल वायु तो होगा। अब आते हैं आपके उच्च ताप की बात। उच्च ताप भाई टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो कपड़े वैसे ही सूख जाएंगे, आदमी सूख जाता है, टेम्परेचर क्या थोड़ी देर रख दो, 2 मिनट में कपड़े सूख जाते हैं उच्च ताप पे, ये भी सही है। अब आती है आपकी उच्च आर्द्रता। तो उच्च आर्द्रता कब होगी, आपने देखा होगा अभी हाल ही में आपके बारिश का मौसम होके गया है, तो बारिश का मौसम गया है तो आपने देखा होगा कि बारिश की जो फुहारें पड़ती हैं तो, और यहाँ पे धूप पड़ती है, दोनों चीजें होती हैं, उसकी वजह से यहाँ पे क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है, जिसे कहते हैं आर्द्रता कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं, जिसे हिंदी ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब उस ह्यूमिडिटी से क्या होता है, वो आपके वातावरण में चारों तरफ फैली होती है, तो जब वर्षा की हल्की 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 मॉइस्चर टाइप की बूंदें होती हैं, जब वो आपकी वहां रहेंगी तो कपड़े सूखेंगे, भाई नहीं सूखेंगे, बरसात में कपड़े सूखते ही नहीं है, तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा आपका गलत। शुष्क हवा भाई, सूखी हवा, सूखी हवा भी तो क्या करेगी, ये भी तो सुखा देगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला, थर्ड और चौथा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी, भाई डी आंसर है। कौन सा क्या है, डी, डी आंसर योगेंद्र कुमार का सही है। बस पूजा गलत आंसर, आदित्य को आइडिया नहीं है, अभी क्लास खत्म भी नहीं हुई है और लोग बाय बोलने लगे। भाई एएसपी 1 में 4 कैसे हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 चल रहा है। सिंपी गौतम बिल्कुल, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संघनन क्या है, संघनन है, अब इंग्लिश पूछोगे तो कंडेंसेशन है, संघनन क्या है, या फिर कंडेंसेशन की बात करेंगे। कंडेंसेशन की बात कर रहे हैं, तो कंडेंसेशन से क्या होता है, बादल बनते हैं। आपको पता है कि कंडेंसेशन से भाई, अगर मैं इसकी ज्योग्राफी की बात करूं तो क्या होगा भाई, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जमीन गर्म होगी, जमीन गर्म होगी तो लो प्रेशर जोन बनेगा, लो प्रेशर जोन बनेगा तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आती हैं, हवाएं जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आएंगी तो वहां पे क्या होगा, समुद्र के पास से आती हैं, और समुद्र का टेम्परेचर बढ़ता है तो वहां पे क्या होता है, बाष्प बनती है, बाष्प का द्रव में परिवर्तन होता है, और बाष्प का द्रव में परिवर्तन ही आपका बादलों का बनना है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। बादल बनते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पहुंचते हैं, और लो प्रेशर में कहीं टकराते हैं और बारिश करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वही मैंने बताया, यहां पे आंसर क्या हो जाएगा,
जो आपकी वाष्प है यानी वेपर है उसका लिक्विड में चेंज होना ही क्या कहलाता है, यही कहलाता है आपका कंडेंसेशन, संघनन कहलाता है। बिल्कुल आदित्य चौधरी, मतलब क्या है, मेरा यहाँ रहने से किसी को तकलीफ हो तो मेरा जाना ही बेहतर है। भाई किसे तकलीफ हो रही है, मुझे तो बिल्कुल तकलीफ ना हो रही। भाई दूसरे से मतलब क्या है, यहाँ पे पढ़ना आए हैं, किसी और की तकलीफ बांटने ना आए हैं भाई। रूबी गौतम, केवल पढ़ना है और फिर जब आंसर देने होते हैं ना आंसर ही दिए जाते हैं। अब तुम किसी के रिप्लाई करोगे या फिर वो दूसरा रिप्लाई करेगा तो वहाँ पे बातें होंगी, और बातें होंगी तो बातें बनेंगी भी और बातें बिगड़ेंगी भी। अब दोनों में से देख लो क्या करना है। तो इससे अच्छा है बातें ना करके पढ़ाई को बनाओ और पढ़ाई को ही बिगाड़ो। पढ़ाई को बिगाड़ने से बेटर और अच्छा रहेगा तो पढ़ाई को ही बना लो, और बनाना है तो इससे ही ज़िंदगी बन जाएगी, और ज़िंदगी बनेगी तो सबको पता है क्या होना है। जय हिंद भाई, क्या नाम है, एस के वरियर 89, एस के वरियर। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पे मैंने बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? ऑप्शन ए कहता है आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है और द्रव्यमान घटता है। तो बर्फ पिघलेगी तो क्या होगा? एएसपी 16 में से 6 सही कर दिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। एएसपी का आंसर आ चुका है बी, पूजा का आंसर, योगेंद्र का आंसर बी है। हाँ वो मैंने आगे बोला नहीं, जो भी है, लेकिन हाँ होगा जो भी। आदित्य चौधरी बस इतना ही, ज़्यादा नहीं बोलना होता है, कहीं ना कहीं लिमिट होती है। तो मेरी लिमिट वहाँ पे ख़त्म हो गई थी, मैं शांत हो गया था, तुम्हें बोलने की क्या ज़रूरत है फिर। जर्फ, जब देखो बर्फ पिघलेगी, अब हमने देखा था बर्फ जब बन रही थी, पानी से बर्फ बन रही थी तो क्या हो रहा था, टेम्परेचर डाउन, डेंसिटी कम, डेंसिटी कम से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ रहा था। भाई यही तो जानते हैं हम कि डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, और डेंसिटी कम है तो फॉर्मूला हमें पता है डेंसिटी का, एम अपॉन बी होता है, और डेंसिटी प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के, तो डेंसिटी बढ़ी तो वॉल्यूम कम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहां पे भी तो आपका बर्फ पिघलेगी, और बर्फ जब पिघलेगी तो आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जाएगी। और आपको पता है पानी की जो डेंसिटी होती है वो डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है, तो मैक्सिमम होती है कहाँ पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। अब जब मैं डेंसिटी को यहाँ पे 0 से 4 की तरफ ले जाऊंगा तो यहाँ पे डेंसिटी क्या हो रही है, भाई डेंसिटी तो बढ़ रही है ना, तो यहाँ पे डी जो है वो बढ़ रहा है। और अगर डी बढ़ रहा है तो क्या होगा, डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, तो इसका मतलब क्या है, अगर डी बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। तो यहाँ पे भी क्या है, डी बढ़ा है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और वॉल्यूम कम होगा तो क्या हो गया, आयतन घटता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। पूजा का आंसर है बी, योगेंद्र का आंसर बी है, स्टोनी ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, शिखा कुमारी का आंसर बी, और एएसपी के भाई 7 सही हो गए, 17 में से 10 गलत हैं। भाई एक बात बताइए, सच सच, सच सच तो एमडीएच है, नहीं गोल्डी है, गोल्डी मसाले सच सच। भाई इसका क्या करना, हो गई या नहीं हो गई, क्या करोगे। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। 18 कहता है लगभग कितने केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, ये तो मैंने अभी बता दिया भाई, लेकिन हाँ केल्विन पूछा है, मैंने तो सेल्सियस में बताया, केल्विन बताना है। आंसर ए है 0, बी 277 केल्विन, सी कहता है 227 और डी कहता है 273 केल्विन। तो जल का घनत्व मैक्सिमम कितने पर होता है, और मैक्सिमम कितने पर है, कितने सेल्सियस पर है, और अगर वो मुझे पता है तो सेल्सियस से मुझे क्या बनाना है, केल्विन बनाना है। तो कितना हो जाएगा, और आंसर आ गया है 277। निशा सिंह ने अभी आंसर दिया, डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं है। और स्टोनी का आंसर बी, निशा सिंह गुड इवनिंग, योगेंद्र कुमार ने भी बी आंसर दिया है, तो यहाँ पे बी आंसर सही होगा 277। तो मुझे पता है भाई जल का घनत्व तो मैक्सिमम कहाँ होता है, तो मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ होती है, तो मैक्सिमम डेंसिटी होती है आपकी 4 डिग्री सेल्सियस पर, ये मुझे पता है। अगर सेल्सियस में है तो मुझे क्या करना होगा, इसमें केल्विन को, कि अगर मुझे सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना हो तो हमेशा याद रखना 273 को ऐड करना होता है। तो मुझे कितना पता है, डिग्री में 4 पता है, 273 मेरे पास में पहले से है, और इसको ऐड कर लूँगा तो 277 आएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये केल्विन बन जाएगा। और याद रखना डिग्री जो होती है वो केल्विन पर नहीं होती है, वो डिग्री सेल्सियस हो सकता है, डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है, डिग्री र्यूमर हो सकता है, लेकिन डिग्री केल्विन नहीं होता, केल्विन होता है सिर्फ। वरना जिसकी शादी हो जाए वो इतना खुश नहीं रहता।
मतलब मैं, ठीक है, नो कमेंट। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19, पानी का हिमांक बिंदु। अगला क्वेश्चन आ चुका है, पानी का हिमांक बिंदु। और देखो मेरी पुरानी क्लास देख लेना, मैं हंसता ही नहीं था। ये तो अभी कुछ दिनों से शुरू हुआ है, तो इसका मतलब पहले हो गई होगी कि आप छोड़ गई। पानी के हिमांक बिंदु की बात करें तो यहाँ पे दिया है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी फ़ारेनहाइट में बताना है मुझे। तो आपको पता है कि एक आपके पैमाने होते हैं, पैमाने में एक आता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट और एक होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे किसमें, फ़ारेनहाइट में बात करूंगा। तो फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो आपका कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूंगा तो कितना होता है, 212 होता है। ठीक है, 212। सेल्सियस की बात करूंगा तो 0 होता है और 100 होता है। ठीक है, केल्विन की बात करूंगा तो 273 होता है और 373 होता है। ठीक है, र्यूमर यहाँ पे लिख नहीं सकता क्योंकि जगह नहीं बची है, नहीं तो 0 और 80 होता है। अगर जगह छोटा सा लिख दूंगा तो 0 और 80 होता है। ये हो गए आपके फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मुझसे पूछा यहाँ पे फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में मेरे पास में ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, 32 कहता है। कोशिश तो मैं करता हूँ खुश रहने की, लेकिन कई लोग हैं खुश नहीं रहने देते भाई। पूजा का आंसर 32 है, गौरी का आंसर, शिखा कुमारी का आंसर डी, पूजा का बिल्कुल सर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो जो यहाँ पे जो लिखे ना, ये क्या है, ये सारी इक्वल हैं। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री, सेल्सियस में 0 डिग्री के बराबर है। सेल्सियस का 0 डिग्री केल्विन के 273 के बराबर है। केल्विन का 273 0 डिग्री र्यूमर के बराबर है, और 0 डिग्री र्यूमर फ़ारेनहाइट के बराबर 32 के। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती। सीधा है, कोई सॉलिड क्या बन जाए, लिक्विड बन जाए। कोई सॉलिड अगर लिक्विड बन जाए पिघल कर, तो वो क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा, गुप्त ऊष्मा कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा, या संलयन की अव्यक्त उष्णता कहलाएगा। एएसपी बाय सर फोन ऑफ। भाई पहले क्वेश्चन है ना, 19 में से 7 सही हुए, अभी तो 2-3 क्वेश्चन और रह गए, देख तो लो। शिखा कुमारी का आंसर डी है, पूजा ने, ये तो पुराने का है, योगेंद्र कुमार ने दिया ऑप्शन नंबर ए गलनांक। पूजा का आंसर ए है और शिखा कुमारी का बी है तुक्का। तो यहाँ पे मैं बता दूं, देखो जब एक कोई सॉलिड है, अब सॉलिड तो क्या होगा, आइस होगी। सॉलिड जब पिघलेगा तो क्या होगा, पानी बनेगा, यानी वाटर बनेगा, यानी लिक्विड बनेगा। या फिर कह रहे हैं यहाँ लिक्विड की बात करें, एक आइस की बात नहीं करते हम, इसकी बात करते हैं, नॉर्मली लिक्विड की बात करेंगे। तो यहाँ पे याद रखना, जब भी कोई चीज़ सॉलिड से वाटर बने, सॉलिड से या लिक्विड बने, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर उसे हमें क्या कहूँगा, उसे मैं कहूँगा गलना। और गलना क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है, जिसे मैं क्या कहता हूँ, मेल्टिंग पॉइंट कहता हूँ। क्या कहते हैं हम उसे, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जब कोई वस्तु सॉलिड अवस्था से लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट होती है तब उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसी तरीके से वाटर हो, मान लो लिक्विड है, और अगर लिक्विड किस में चेंज हो जाए, किस में कन्वर्ट हो, सॉलिड में कन्वर्ट हो, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, तो हम क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और फ्रीजिंग क्या कहलाता है, हिमांक बिंदु कहलाता है। और यहाँ पे पानी है, ठीक है, लिक्विड है, और ये लिक्विड जो है वो किस में चेंज हो जाए, ये चेंज हो जाए आपके गैस में, यानी क्या, गैस का मतलब वेपर में चेंज हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, अगर वेपर में चेंज हो रहा है तो इसे कहेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट। तो ये तीनों पॉइंट मैंने आपको बता दिए, बॉइलिंग, फ्रीजिंग और मेल्टिंग। मेल्टिंग होता है आपका सॉलिड का क्या बनना, लिक्विड बनना, लिक्विड का सॉलिड फ्रीजिंग होता है, लिक्विड का वेपर आपका बॉइलिंग होता है। ठीक है जी, बीपी, क्या बीपी, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट, एमपीबीपी। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 21। 21 क्या कहता है, आपके सामने एक कथन दिया गया और रीजन दिया, यानी असर्शन और रीजन दिए गए हैं। आपका असर्शन यानी कथन कहता है कि जो लोहे की पटरियां होती हैं ना, उन लोहे की पटरियों के बीच में छोटा सा अंतराल यानी छोटा सा गैप छोड़ दिया जाता है। ठीक है, रीजन कहता है कि वो लोहा जो होता है ना वो गर्मियों में फैलता है। इसमें बताना है क्या सही है। वो कहता है कि ए तो सही है लेकिन रीजन गलत है। बी कहता है भाई ए तो गलत है लेकिन रीजन जो दिया है वो सही दिया है। सी कहता है भाई दोनों सही हैं लेकिन जो है रीजन जो है वो आपका असर्शन की सही व्याख्या नहीं है, सही व्याख्या है।
ये बार बार गलत होता है। डी है आपका ए और आर दोनों सही हैं, भाई दोनों ही सही हैं, लेकिन ये उचित व्याख्या नहीं करता रीजन। अब इसमें आंसर क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट पत्नी का सबसे ज्यादा होता है। भाई आदित्य चौधरी तुम्हें ज्यादा पता होगा, जब तुम कह रहे हो मैं खुश रहता हूं तो मुझे क्या पता। और मैं खुश हूं तो इसका मतलब है मेरी शादी नहीं हुई, यही कहना चाह रहे हो। अगर शादी नहीं हुई है तो पत्नी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, वो क्या होता है ये तुम जानो। और तुम्हारी भी नहीं हुई है, अगर तुम्हारी भी शादी नहीं हुई है तो सीधा सीधा एक फिल्म आई थी, ना तुम जानो ना हम। ठीक है। हाँ जी। पूजा का आंसर है सी और योगेंद्र का आंसर है सी। चलो यहाँ पे बात करो, देखो लोहे की पटरियां जो होती हैं तो आपने देखी होंगी लोहे की पटरियां, तो ये आपकी लोहे की पटरियां हैं, मान लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बीच में छोटा सा गैप छोड़ा जाता है। अगर ये छोड़ा जा रहा है तो इसका मतलब क्या, एक कथन तो सही है। और क्यों छोड़ा जाता है, तो आपको पता है गर्मियां आएंगी, और गर्मियां आएंगी तो लोहा क्या होगा, लोहा आपका एक्सपेंड करने लगेगा, यानी फैलने लग जाता है। तो यहाँ पे लोहा जो फैल रहा है, तो इसी वजह से क्या किया जाता है, उनके बीच में एक छोटा सा गैप छोड़ दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, रीजन भी सही है, ए भी सही है और रीजन भी सही है। और यहाँ पे सही व्याख्या कर रहा है ये, यहाँ पर क्या कर रहा है, इन दोनों की सही बात बता रहा है कि यहाँ पर देखो, आपने देखे होंगे लोहे के जो तार होते हैं ना, सर्दियों में बहुत टाइट बांधे जाते हैं। लोहे के जो तार हैं सर्दियों में बहुत ज़्यादा टाइट करके बांधे जाते हैं। क्यों बांधे जाते हैं, वो इसलिए बांधे जाते हैं भाई गर्मियाँ आएंगी, और गर्मियाँ आएंगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये एक्सपेंड करेंगे, और एक्सपेंड करेंगे तो जो लोहे का तार बिल्कुल बहुत टाइट बांधा गया था वो झूले की तरह ऐसे फैला हुआ होता है, इस तरीके से लटका हुआ होता है। ठीक है जी। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। जिनका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। भाई कहने की बात है, हंसी नहीं है, हंसी बहुत आती है अपनी किस्मत पे। ठीक है चलो। प्रसार आपको पता है, एक्सपेंड की बात करेंगे तो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है आपका लीनियर यानी रेखी प्रसार होता है, दूसरा होता है आपका क्षेत्रीय प्रसार, और तीसरा होता है आयतन प्रसार। जब वो चैप्टर आएगा तो आप समझेंगे, बाकी यहाँ पे आपको इतना समझना है। क्वेश्चन नंबर 22 आता है, और क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि 12 डिग्री सेल्सियस जो होता है उस पर जल की जो भौतिक अवस्था होती है वो कैसी होती है, कौन सी होती है। ए कहता है गैस, बी है आपका ठोस, सी है द्रव, और डी है आपका आयनिक। शिखा कुमारी बताओ आंसर क्या होगा। पूजा का आंसर है सी। ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है, और आखिरी क्वेश्चन का मतलब है कि इससे के आगे जो क्वेश्चंस रह जाएंगे वो मैं आपको कल कराने वाला हूं, और कल कराऊंगा तो आप क्लास से जुड़िएगा। 9 बजे आपकी क्लास होती है रोजाना। और इसका आंसर क्या होगा, आंसर पूजा ने दिया है द्रव अवस्था, यानी 12 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है वो किस में होगा, उसकी भौतिक अवस्था क्या होगी, वो लिक्विड ही होगी। तो क्या आंसर होगा। छोड़ो, यहां पे याद रखना सीधा कि 0 से लेके 100 तक पानी किस में रहने वाला है, लिक्विड अवस्था में रहना है, इतनी याद रख लो। चाहे वो 12 हो, चाहे 30 हो, चाहे 70 हो, चाहे 60 हो, कितनी भी डिग्री सेल्सियस की बात आए, वहां पे क्या होगा, ये द्रव की अवस्था में रहेगा, ये लिक्विड अवस्था में रहेगा। इसका मतलब है कि क्लास यहाँ पे ओवर होती है, और 22 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन इसमें रह गए हैं, क्योंकि चैप्टर अच्छा है, और अच्छे का मतलब है कि ये चैप्टर बड़ा भी है, तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें आती हैं, तो उन पर हम बात कर रहे थे, जिसमें से मैंने आधे क्वेश्चन आज करा दिए, आधे क्वेश्चन मैं आपको कल करा दूंगा, जिससे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नए चैप्टर पे जाएंगे, और धीरे धीरे करके आपकी फिजिक्स का एंड हो जाएगा, और एंड होने के बाद में हम केमिस्ट्री या फिर बायो को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें पढ़ना है चैप्टर वाइज। अगर आपको चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना है, अगर आप कहना चाहते हो कि नहीं चैप्टर वाइज नहीं, तो मिक्स क्वेश्चन भी आपका जिस तरीके से सेट आए हुए हैं तो उन सेट को भी लेके आएंगे। आदित्य चौधरी मैं तो खुश रहता हूँ। भाई खुश, एक होता है खुश रहना और एक होता है खुश रहना पड़ना। एक होता है, कहते हैं ना खुश रह। आपकी सोच से आदित्य की बात सही है या गलत, आदित्य की कौन सी बात, आदित्य मुझसे 10 बात कर चुका है, अब 10 में से कौन सी बात सही है या गलत है ये मुझे पता नहीं है। हमेशा सही होती है आदित्य चौधरी, अब तुम गलत हो, क्योंकि हमेशा कोई सही नहीं हो सकता। जो कहते ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस, मैं सही हूं, ये क्या है, ये है कॉन्फिडेंस, और मैं ही सही हूं, ये है ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है। तो वही, इतना भी मत दिखाओ कि मैं ही हमेशा सही होता हूं। सर अपना डिजाइन किस बात का, सर वायु स्टार्ट कर दो, मिक्स क्वेश्चन।
ठीक है, जब अभी आपका फिजिक्स खत्म हो जाएगा उसके बाद में बायो स्टार्ट होगी। हम आदि मुझे पता। हाँ ठीक है, रूबी गौतम तुम पढ़ लो। आदित्य तो बस साइंस की क्लास को बस देखने आता है वो कुछ नहीं करने आता। पारिवारिक मामलों में ज़्यादातर सही होता हूँ। भाई वो तुम जानते होगे पारिवारिक मामले, क्योंकि मैं इस पे बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ ये कहना कि मैं ही सही होता हूँ ये गलत है। बस मैं इतना बोल रहा था क्योंकि पूजा ने पूछा था तो मैंने बता दिया। घमंड और पेट बढ़ना हानिकारक होता है आदित्य। चलो छोड़ो इस बात पे, बात हो गई खत्म यहीं तक। अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, अब आगे बढ़ेंगे। कल आपकी क्लास होगी, और जिसे मेरे साथ में जीएस पढ़ना है, जीएस का मतलब एसएससी जीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हो और एसएससी जीडी में आप जीएस पढ़ना चाहते हो, तो मैं 12 बजे क्लास लेता हूँ। कुछ दिन से क्लास नहीं हुई थी, अब कंटिन्यू क्लास रहेगी। कल आपकी 12 बजे क्लास होने वाली है, आज भी हुई थी, कई लोग जुड़े हुए थे, लेकिन किसी को शायद नहीं पता था कि मैं वापस आ गया हूँ, मतलब गया नहीं कहीं पे, यहीं पे हूँ। जीएस तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल अब 12 बजे आप जुड़ जाना, 12 बजे आपकी क्लास जीएस की क्लास होगी। बाकी आपको एसएससी जीडी के सारे बैच मिल ही रहे हैं, मैथ की क्लास होती है, हिंदी की क्लास होती है, इसके अलावा मैं जीएस पढ़ाता ही हूँ। बाकी अखिल सर की आप क्लास आरओ एआरओ की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आरओ एआरओ के लिए अखिल सर के द्वारा हिस्ट्री की क्लास कराई जा रही है, जो कि घटना चक्र जो है आपकी बुक है, उस बुक का पूर्वावलोकन का आपका यहाँ पे सेट, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, तो आप उससे भी जुड़ सकते हो, क्योंकि आरओ एआरओ का पेपर भी आपका कब आ रहा है, दिसंबर में, ठीक है। तो अभी लेकिन आपका एनसीईआरटी, अभी एनसीईआरटी बोल रहा हूँ मैं, आदित्य की बातें ज़्यादा असर कर गई। एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है वो आपका अभी नहीं होने वाला, तो इसलिए आप उससे जुड़े रहें, अच्छे से उसकी तैयारी कर लें, क्योंकि और एक और चीज़, आपका रेलवे हर साल जो आपकी वैकेंसीज हैं रेलवे की, वो आपकी हर साल आया करेंगी, ये रेलवे ने बता ही दिया है। तो आप अगर इस साल अच्छे से तैयारी कर लें तो मैं मानता हूँ कि शायद इस साल हो जाए, नहीं हुआ तो कल अगली बार में अच्छे से आपका एग्ज़ाम जाएगा ज़रूर, लेकिन तैयारी करनी पड़ेगी आपको कंटिन्यू। ठीक है जी, सभी को पसंद आया होगा तो बस बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पसंद आया तो लाइक करके जाना, फिर भी कि देखा है इसी के लिए लाइक कर दो। चलिए, आज की क्लास में वट हर परिवार में एक औरत की ज़रूरत होती है, आदित्य समझने की कोशिश कीजिए। ये बात तो सही है पूजा की, इसमें कौन सी गलत बात है। भाई हर परिवार में दोनों की ज़रूरत होती है, और यहाँ पर भी सिर्फ लगाना ये भी गलत है, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, बाकी सभी को अगर आपको पसंद आया हो सेशन तो लाइक जरूर करिएगा, और जो साथी मेरे साथ में नए जुड़े हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए छोड़िए, बस हो गया, कोई बात नहीं है। आदित्य चौधरी और पूजा जो भी है बातें हो चुकी हैं, बस नॉर्मली हंसी मजाक की बातें थी कि कोई इंसान अगर खुश है तो लोग कहते हैं कि भाई कि शादी नहीं हुई है, वो हंसी मजाक है, उसको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे कोई सही कोई गलत नहीं है, बस नॉर्मल सी बातें जनरल वे में। आदित्य ने छोटा सा मजाक किया, उस छोटे से मजाक का आंसर दिया गया है, बस बात खत्म, ठीक है। चलिए इतना ही रखिए, कल क्लास में फिर मिलते हैं 9 बजे और सुबह 12 बजे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।